चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है ना 9 है। ये प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है, वॉल्यूम 3 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, ये न्यूज़ सिलेबस पे बिल्कुल जो है न्यूज़ सिलेबस पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। इसका जो है ना पीछे जो है 8 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं, तो आप लोग नहीं देखें जाके जरूर देखें, आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इसका जो है 9 इसका जो अभी जो क्लास कर रहे हैं इसका भी जो है ना टोटल डिटेल PDF हम टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको PDF सारा मिल जाएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन को पूरा ध्यान से देखिएगा, तभी आपको सारा क्वेश्चन क्लियर होगा और याद भी होगा। ठीक है, बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। बताइए क्या है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य क्या है, तो एक का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानून बनाना है। क्या है, तो कानून बनाना है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है कि भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था। तो क्या होगा बताइए। लियाकत अली खान। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए लियाकत अली खान। क्या होगा, लियाकत अली खान। तो याद रखिएगा ना कि भारत का अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्रालय का कार्यभार जो है लियाकत अली खान ने संभाला था। और याद रखिएगा कि 1946 के अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग के 5 सदस्य शामिल थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता जो है ना किसके द्वारा किया गया था। क्या होगा, तो 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काका कालेकर के द्वारा। ठीक है, तो कह रहा है कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, काका कालेकर के द्वारा किया गया था। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता काका कालेकर के द्वारा किया गया था। और याद रखिएगा कि 29 जनवरी 1953 को काका कालेकर की अध्यक्षता में काका कालेकर आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे करा, इनमें से कौन 1946 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था। बताइए कौन नहीं था। अभी क्वेश्चन जस्ट पढ़े थे उसके पहले पीछे सेट में। क्या है, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, रैमजे मैकडोनाल्ड नहीं थे। ठीक है, लेकिन जो है ना लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और सर स्टेफन क्रिप्स और अलेक्जेंडर थे। ठीक है, ये सबको पता है, इसको क्वेश्चन चलता फिरता क्वेश्चन है, आपको हर सेट में आपको मिलता होगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 5 नंबर आइए। क्वेश्चन नंबर 5 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। बताइए कौन सा 11वीं सूची में शामिल नहीं है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण खेल जो है ना 11वीं सूची में शामिल नहीं है। तो पुस्तकालय शामिल है, ईंधन और चारा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण जो क्या है तो शामिल है। तो याद रखिएगा ना कि ग्रामीण खेल जो है संविधान की 11वीं सूची में शामिल नहीं है। और याद रखिएगा भारतीय संविधान की 11वीं सूची को 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। और भारतीय संविधान की 11वीं सूची में जो है 29 विषय, कितने विषय, 29 विषय है। 9 2 11 जुड़िएगा तो 11 होता है ना। तो 11वीं सूची में कितने विषय है, तो 29 विषय शामिल है। ठीक है, और 11वीं अनुसूची में ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क, ये सब क्या है, पेय आदि क्या है, ये सब विषय शामिल है 11वीं सूची में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 100 रुपये का नोट जो है ना किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। बताइए क्या होगा। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, RBI के गवर्नर के द्वारा। ठीक है, तो 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है, तो RBI के गवर्नर द्वारा होता है। तो 100 रुपये का नोट जो RBI के गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित होता है। और 1 रुपये के नोट जो है ना और सिक्का का निर्गमन वित्त मंत्रालय करता है। कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है, याद रखिएगा। ठीक है, 1 रुपये के नोट और सिक्का का जो निर्गमन करता है वो कौन करता है, वित्त मंत्रालय करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे करा, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बताइए कितने बैंकों का किया गया था। 14। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, तो 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन आइए, 8 पे कह रहा है कि जिस दर पर RBI बैंकों का अल्पकालीन ऋण देती है उसे क्या कहा जाता है। उसे जो है ना रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। तो कह रहा है कि जिस दर पर RBI बैंकों को अल्पकालीन ऋण देती है उसे क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, और रेपो रेट दर वह दर होता है जिस पर जो है ना ब्याज दर व्यावसायिक बैंकों को क्या करता है, RBI अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आया था। मतलब क्रम के अनुसार बोल रहा है कि कौन कौन पहले भारत आया था। बताइए क्या होगा। तो इसका जो पहले हाँ, तो 9 का जो उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, पहले पायान आया था, उसके बाद फिर ह्वेनसोंग आया था, फिर लास्ट में ना टॉमस रो आया था। ठीक है,
तो जो फायान आया था ये 399 में गुप्त नरेश सेनगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। जो फायान था ये 399 ईस्वी में गुप्त नरेश सेनगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। और याद रखिए कि हुएनसोंग जो था ये हुएनसोंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 में चीन से भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा। और सर थॉमस रो जो था ये 1615 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का एक दूत था। जो सर थॉमस रो जो है ना जहांगीर के दरबार में आया था 1615 ईस्वी में आया था, ठीक है, याद रखिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 2, 3, 1 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे करा, इनमें से किसी ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? बताइए इसमें कौन नहीं किया था? तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद का निजाम नहीं किया था, ठीक है। लेकिन विजयनगर रंगरम का राजा किया था, तमिलनाडु के पोलियोगार किया था, और त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी किया था। तो विजयन गरम का राजा किया था, तमिलनाडु के पोलीगार किया था, त्रावणकोर के दीवान बेलू थम्पी किया था, लेकिन हैदराबाद का निजाम नहीं किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे करा, नील विद्रोह जो है ना किसके बारे में था? बताइए नील विद्रोह जो था किसके बारे में था? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? खेती नहीं करना चाहिए। इसका नील विद्रोह जो है ना किसके बारे में था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा? तो रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी था। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 12 पे करा, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी, प्राकृत था। क्या था? प्राकृत था। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था? तो प्राकृत था। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था? तो प्राकृत था। क्या था? प्राकृत था। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथ मिलित पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? बौद्ध ग्रंथ मिलित पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया है? तो क्या होगा? 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, साकल। क्या होगा? साकल, ठीक है। तो बौद्ध ग्रंथ मिलित पन्हों में किस नगर का सजीव वर्णन किया गया? तो साकल का किया गया है। आगे देखिए 14 का जो है ना, 14 क्या है? तो रीजनिंग क्वेश्चन है। 14 का सही उत्तर क्या होगा? 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। आगे देखिए 15 क्या है? तो 15 का रीजनिंग क्वेश्चन है। इसमें त्रिभुज आकृति, त्रिभुज में क्या त्रिभुज याद करना आकृति में। इसका 15 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। 7 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? 7 है। आगे देखिए यहाँ भी देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है 16 में, तो 16 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? 16 का बी है। और ये जो PDF है ना, ये PDF टेलीग्राम चैनल पे डाला हुआ है पहले से ही, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से मैथ रीडिंग आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए 17 का देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन दिया हुआ, करा सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे चूज करना है कि कौन सा जो है ना वर्ड करेक्ट है, कौन होगा? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, रिपीटेशन क्या है? तो बिल्कुल सही वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। रिपीटेशन क्या है? तो बिल्कुल सही वर्ड है, ठीक है। बाकी सारा क्या है? गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन 18 पे करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। यहाँ पे दिया टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री। बताइए क्या होगा? टू ब्रेक अप द रॉन्ग ट्री। 18 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी होगा, टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। टू बी रॉन्ग अबाउट द रीजन फॉर समथिंग। चलिए क्वेश्चन हमारे 19 पे करा कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। स्प्रेस का क्या होगा? बताइए स्प्रेस का बोलेगा तो 19 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर जो है ना 19 का क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंसर होगा। क्या होगा? डेंसर। स्पेस मतलब होता है बिरल, इसका एंटोनिम्स पूछा है ना, जो है क्या होगा? घना होता है। क्या होता है? घना। एंटोनिम्स मतलब क्या होगा? घना होगा। मतलब डेंसर मतलब क्या होता है? घना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। बताइए कह रहा है कि विच वर्ड मीन्स नियरली द सेम एज हैप्पी। तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कंटेंट होगा। क्या होगा? कंटेंट होगा, ठीक है। तो हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश रहना होता है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? नियरली मीन्स सेम। मतलब यहाँ पे हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश रहना। इसका सिनोनिम्स पूछा है, तो कंटेंट मतलब संतुष्ट होता है या तो खुश होना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। यहाँ पे द मेन आर वर्किंग देयर, खाली स्थान दैट द आर एट होम। तो 21 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, वाइफ्स होगा। क्या होगा? वाइफ्स। तो द मेन आर वर्किंग देयर, वाइफ्स आर एट होम। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे कर रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रैक्ट का क्या होगा? ऑब्स्ट्रैक्ट का बोलेगा तो ऑब्स्ट्रैक्ट मतलब क्या? एक वर्ब है। इसका जो होता है हिंदी होता है, इसका मीनिंग होता है रोकना या तो बांध पहुंचाना। तो यहाँ पे सिनोनिम्स मतलब क्या? सिनोनिम्स मतलब उसका क्या होगा? मतलब क्या होगा? कर्व होगा। मतलब कर्व मतलब क्या होता है? रोकना ही होता है कर्व मतलब, ठीक है। इसका मतलब रोकना होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे कर रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ कि वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एक्सिस्टेंस। एक्सिस्टेंस मतलब क्या होगा? बताइए
तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? एगोनिस्टिक्स होगा। क्या होगा? एगोनिस्टिक्स होगा। ठीक है, चलिए आए क्वेश्चन नंबर 24 पे। करेक्ट सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे दिया हुआ कि ए केज फॉर अ स्मॉल एनिमल्स। बताइए, ए केज ऑफ ए स्मॉल एनिमल्स। 24 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? सी होगा, हर्ट्स होगा। क्या होगा? हर्ट्स होगा। ठीक है, तो हर्ट्स मतलब होता है ना खरगोश आदि छोटे जानवरों को पालने का पिंजरा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? बताइए, रूढ़ शब्द कौन सा है? तो 25 का तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? तो डी, कमल होगा। क्या होगा? कमल। तो रूढ़ शब्द कौन सा है? तो कमल है। रूढ़ शब्द कौन सा है? तो कमल है। ठीक है, जिन शब्दों के खंड निर्थक होते हैं उसे क्या कहते हैं? रूढ़ कहते हैं। जैसे र प्लस त मतलब रात है ना, तो क्या है? तो रूढ़ शब्द है। चलिए क्वेश्चन आइए 26 पे कह रहा है कि पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। बताइए, तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपत्यका। क्या होगा? उपत्यका होगा। उपत्यका होगा। तो पर्वत की तलहटी जो है ना, कि एक शब्द बोलेगा तो उपत्यका होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पे कह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? चक्रपाणी होगा। क्या होगा? चक्रपाणी। नेक्स्ट है घर बसाना। मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? क्या करना? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, विवाह करना। क्या होगा? विवाह करना। लेकिन बिना नौकरी के विवाह नहीं होगा। चलिए आगे कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महादेवी वर्मा कृति यामा जो है ना किस क्या है? बताइए, यामा क्या है? तो ये जो है ना काव्य संग्रह है। क्या है? तो काव्य संग्रह। याद रखिएगा ना कि पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि यामा जो है किसी कृति है? तो महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का है। और यामा जो है क्या है? तो काव्य संग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि रोबहु सब मिलही आवहु भरत भाई, हा 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 भारत दुर्दशा ना देखी जाए। यह पंक्ति किसकी है? बताइए, ये जो है ना भारतेंदु हरिश्चंद्र का। किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। नाम में ही छुपा हुआ था। आगे देखिए कह रहा है कि 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, इसको पढ़ना है। देखिए समाचार पत्रों में दिया हुआ सेंटेंस को कौन सा सेंटेंस पूरा कर रहा है? देखिए, तो वाक्यों का सही क्रम क्या होगा? तो वाक्यों का जो सही क्रम होगा ना ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? डी, य व र ल होगा। पहले क्या होगा? समाचार पत्रों में जो है ना पहले यह होगा प्रकाशित विज्ञापनों, उसके बाद क्या होगा? व होगा। मतलब फिर वह क्या है? तो द्वारा उपयोगी। क्या है? द्वारा उपयोगी। फिर र होगा। र क्या है? तो र जो ना द्वारा उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम। क्या है? उत्तमोत्तम मतलब इसके बाद क्या है? पदार्थों से। क्या होगा? पदार्थों से। ठीक है, याद रखिए ये सब जो है ना, ये जो है सेंटेंस क्या है? पूरा कर रहा है सही तरीके से। यह व र ल होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। एक क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही इस प्रकार क्वेश्चन जो एग्जाम रद्द हुआ था उसी में क्वेश्चन आया था, उसी प्रकार क्वेश्चन सेट किया हुआ इस बुक में। ठीक है ना, इसलिए इस बुक को ना अच्छे से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 32 पे कह रहा है कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? बताइए, किस भाग में का दिया हुआ सेंटेंस दिया हुआ है कि आधी रात से सोने की कीमत में भारी उछाल आया। आधी रात से सोने की कीमत में क्या हुआ? भारी उछाल आया। इसमें कौन सा में त्रुटि है? बताइए क्या होगा? तो 32 का तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है? सोने की कीमत में क्या है? तो उछाला है, नहीं गलत है। यहाँ पे क्या होगा ना कि बाक में सोने की कीमत का प्रयोग गलत है, क्योंकि ना कीमत जो है ना स्त्रीलिंग शब्द है और अतः बाक में सोने की कीमत का प्रयोग होनी चाहिए। ठीक है, सोने की कीमत होगा। ठीक है ना, सोने की कीमत होगा। सोने की कीमत हो। यहाँ पे क दिया हुआ ना, यहाँ पे की होगा। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। देखिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे मैथ के मतलब मैथ क्या बोले इसको? तो फिजिक्स का तरह क्वेश्चन है ना, न्यूमेरिकल पे ही है। पता है फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूरा भरा पड़ा है। तो ये कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? बताइए, तो कह रहा है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? साइन आई बटा साइन आर। पूरा फिजिक्स तो न्यूमेरिकल पे ही आधारित ही है ना, उसको मैथ समझिए। फिजिक्स को जो पढ़ता होगा ना 11-12 में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कितना न्यूमेरिकल बनाने को मिलता था। एक आता था पुस्तक आता था, बुक आता था। कौन सा था न्यूमेरिकल के? मेरे पास था, वो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल का बुक था। कौन था? आर डी शर्मा का, ऐसा कुछ था मेरे पास। चलिए क्वेश्चन बनाइए 34 पे। कह रहा है ना कि एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बल्ब से लेंस आती किरणें लेंस से गुजरने के बाद समानांतर हो जाती है, तो लेंस की क्षमता का मान क्या होगा? तो लेंस का जो क्षमता का मान होगा ना ये क्या होगा? तो इसका 2D होगा। क्या होगा? 2 डायोप्टर होगा। तो कह रहा है एक उत्तल लेंस के सामने 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बल्ब से लेंस पर आती किरणें लेंस से गुजरने के बाद समानांतर हो जाती है, तो लेंस की क्षमता का मान क्या होगा? तो 2 डायोप्टर होगा। क्या होगा? 2D होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए। 35 पे कह रहा है कि द्रव चालित
कह रहा है कि द्रव चालित ब्रेक किस पर निर्भर करते हैं? तो पहले इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पास्कल के नियम पे। क्या होगा? पास्कल के नियम पे। तो द्रव चालित ब्रेक जो है ना पास्कल के नियम पे आधारित होता है। और याद रखिए ना कि बंद बर्तन में यदि द्रव हो तथा उस पर दाब लगाया जाए तो वह समान रूप से समान परिमाण में सभी दिशाओं में संचालित होते हैं। यह पास्कल का नियम ही है, ठीक है। और पास्कल के नियम पे ना हाइड्रोलिक लिफ्ट भी होता है, आधारित होता है, प्रेस भी होता है, और ब्रेक आदि किस पे काम करता है? तो यह पास्कल के नियम पे ही काम करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे कराए कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में क्या घूम जाते हैं? तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सभी डोमेन सभी के परमाणु। सभी डोमेन के सभी परमाणु होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि लोहे के पतले टुकड़े को तीव्र विद्युत धारा बहती हुई परिनालिका में रखने पर चुंबकीय दिशा में क्या घूम जाते हैं? सभी डोमेन के सभी परमाणु। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 प्रकार निम्न विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा में बदलने की क्या प्रयुक्त होता है? क्या होगा इसका सही उत्तर? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। क्या होगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो याद रखिए ना, ऊंचाई ट्रांसफार्मर निम्न विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा को उच्च विभवांतर की प्रतिवर्ती धारा में बदलने के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताइए। तो 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा? बी, प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम में गति करता है। क्या? बिल्कुल ये सही है कथन है, ठीक है। तो कह रहा है कि पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो प्रकाश संघनन माध्यम से विरल माध्यम पर गति करता है, बिल्कुल क्या है? सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर विलंब के रूप में कार्य करती है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं हैं जो किसी गोलीय दर्पण पर विलंब के रूप में कार्य करती है? तो इसमें कह रहा है कि कौन होगा? बताइए। इसमें मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा होगा, वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगा, और फोकस था आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा होगा। बताइए इसमें इस ऑप्शन में कौन होगा? बताइए। तो 39 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा? ए और दो दोनों होगा, ठीक है ना। ध्रुव और वक्रता केंद्र मिलाने वाली रेखा भी होगा, और वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा भी होगा, और फोकस आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा नहीं होगा, ठीक है। जिसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 40 पे कह रहा है एक सीधी धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? बताइए क्या होगा? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से, ठीक है। तो कह रहा है ना कि एक सीधी धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इनमें से किसका उपयोग करके निर्धारित की जा सकती है? तो दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से। नेक्स्ट कह रहा है ना कि परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन सा है? बताइए। परमाणु क्रमांक 26 वाला तत्व कौन सा है? तो एक तरह से सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? लोहा, Fe होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 42 पे कह रहा है कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम वज्रपात की तरह गिरा है? बताइए किसने कहा था? ये कहे थे सूर्यनाथ बनर्जी कहे थे। कौन थे? सूर्यनाथ बनर्जी कहे थे, ठीक है ना। तो कह रहा है बंगाल विभाजन के बारे में सूर्यनाथ बनर्जी ने कहा था कि यह विभाजन हमारे ऊपर बम मतलब वज्रपात की तरह गिरा है, ठीक है। कौन कहे थे? सूर्यनाथ बनर्जी कहे थे। नेक्स्ट है कह रहा है सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? बताइए किसे मारा था? माइकल ओडायर। हाँ, तो माइकल ओडायर को मारे थे, ठीक है। माइकल ओडायर को घर में घुस के मारे थे, ठीक है ना। तो सरदार उधम सिंह ने माइकल ओडायर को मारा था। याद रखिए क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह ने 13 अप्रैल 1940 को लंदन के कैंगस्टन हॉल में माइकल ओडायर को गोली मार दी थी, ठीक है। और याद रखिए ना कि जलियांवाला बाग के कांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो माइकल ओडायर ही था। और याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर और लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर दोनों दोषी थे। और 1907 में जो 1927 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिनॉल्ड डायर की क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। चलिए क्वेश्चन बनाइए 44 पे कह रहा है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है ना किस वर्ष शुरू किया गया था? बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब शुरू किया गया था? तो 44 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 2005 में शुरू किया गया था। कब किया गया? 2005 में शुरू किया गया था। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत 2005 में किया गया था, और 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत किया गया था। चलिए क्वेश्चन बनाइए 45 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है ना किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहा जाता है? बताइए किसे स्वर्ण द्वार का नगर कहते हैं? किसे कहते हैं? सैन फ्रांसिस्को को जो है ना स्वर्ण द्वार का नगर कहते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, अगर क्वेटकर सिटी किसे कहते हैं? फिलाडेल्फिया को। क्वेटकर सिटी बोला फिलाडेल्फिया को।
होलैंड के नाम से किसको जानते हैं तो जेरूसलम को। गोरो का कब्र किससे कहते हैं गिनी तट को, ठीक है। 7 टापुओं का शहर किसे कहते हैं मुंबई को। भारत का बगीचा किसे कहते हैं बेंगलुरु को। लैंड ऑफ कैकस बोले किसे बोलेंगे स्कॉटलैंड को। लैंड ऑफ गोल्डन वूल किसको बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया को। एम्पायर सिटी किसको बोलेंगे न्यूयॉर्क को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 पे। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत के संसद के नए भवन प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है बताइए। भारत के संसद के नए भवन के प्रभारी के वास्तुकार कौन है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए। तो ए होगा, क्या होगा पद्म श्री विमल पटेल। कौन है पद्म श्री विमल पटेल, इनको पद्म श्री मिल चुका है। और याद रखिएगा ना कि जो राम सुतार है ना, ये क्या है तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है। कौन है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो गुजरात में है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति, उसी का है वास्तुकार है। अगर पूछेगा कि राम मंदिर का वास्तुकार कौन थे, राम मंदिर का जो मूर्ति का वास्तुकार बोलेगा तो कौन है अरुण योगी राज। कौन है अरुण योगी राज, ठीक है ना। और अगर पूछेगा राम मंदिर के वास्तुकार कौन है तो क्या होगा, अगर राम मंदिर के वास्तुकार बोलेगा तो क्या होगा बताइए। तो राम मंदिर के वास्तुकार याद रखिएगा कौन होगा चंद्रकांत सोमपुरा। कौन होगा चंद्रकांत सोमपुरा, ठीक है। अगर संसद भवन का बात करेगा विमल पटेल होगा, और राम सुतार बोलेगा तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का है, और राम मंदिर के वास्तुकार बोलेगा तो चंद्रकांत सोमपुरा है। अगर राम मंदिर के मूर्तिकार का वास्तुकार बोलेगा तो अरुण योगी राज है। ये चारों क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 47 पे कह रहा है कि ईस्वी सन 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था बताइए क्या होगा। 47 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी खाद्य एवं कृषि। क्या होगा खाद्य एवं कृषि। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथन विचार कीजिए। इसमें कह रहा है में से कौन सा कथन सही है बताइए, पढ़िए बताइए कौन सा कथन सही होगा। तो 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा, ठीक है। 2 और 3 क्या है, तो क्या है हाँ 2 3 सही है, ठीक है ना। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया था। बिल्कुल सही है। और तीसरा में कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी है। तो याद रखना कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में जो है ना 2 और 3 सही है। भारत जो वित्त आयोग ने संवैधानिक निकाय नहीं, संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक आयोग है, वित्त आयोग क्या है संवैधानिक आयोग है, ठीक है ना। ये क्या है गलत है। और संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग के स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें जो है ना प्रकृति पर केवल सलाहकारी होता है, बिल्कुल क्या है सही है। और पहला वित्त आयोग का जो गठन हुआ था ना, ये हुआ था 1951 में हुआ था ना कि 1950 में हुआ था, 1951 में हुआ था, तब तक क्या होगा सही होगा 1951 में हुआ था, इसलिए क्या है ये गलत है। तो आइए क्वेश्चन 49 पे कह रहा कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में। कहाँ है महाराष्ट्र में। तो कह रहा है किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है तो क्या होगा। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुकदमे और तथा कार्यवाही से। क्या है मुकदमे तथा कार्यवाही से। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 51 का क्या होगा बताइए। 51 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा हाँ पीवी नरसिम्हा राव थे। हाँ 51 का जो है ना पीवी नरसिम्हा राव थे, ठीक है याद रखिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट है नाबार्ड। कह रहा है कि नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना है बताइए। 100%। तो कितना है तो 100%। कितना है 100% है, ठीक है। और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था ना 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। और इसका नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में। कहाँ है मुंबई में, ठीक है। और अगर पूछेगा नाबार्ड का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल एंड डेवलपमेंट होता है। और नाबार्ड बोलेगा तो किस पंचवर्षीय में स्थापना हुआ, तो छठी पंचवर्षीय में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। इसमें 6 डिजिट है ना, तो छठी पंचवर्षीय में याद रखिएगा, ठीक है। और नाबार्ड जो है स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पे किया गया था नाबार्ड का स्थापना। और नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को स्थापना हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 पे कह रहा है कि ऑपरेशन पोलो जो है ना किसे संबंधित है बताइए। ऑपरेशन पोलो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। 1948 की हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से संबंधित था, ठीक है। ऑपरेशन जो पोलो था 1948 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 54 पे कह रहा है कि सार्गेसो सागर एक हिस्सा है बताइए, किसका है बताइए। सार्गेसो सागर हिस्सा है बोलेगा तो 54 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। किसका उत्तरी अटलांटिक महासागर का है। नेक्स्ट देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो 55 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है बी है। 56 का सही उत्तर बोले तो 56 का उत्तर क्या होगा, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। 57 का बात करें 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ये सर रहिए 57 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी हो। क्या होगा सी होगा। आगे देखिए 58 में मैथ का क्वेश्चन है, 58 का राइट आंसर क्या होगा, तो 58 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 59 पे देखिए 59 का सही उत्तर क्या होगा,
तो आंसर का जो सही उत्तर होगा ना क्या होगा, आंसर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन 50 है, 60 है, सॉरी 60 नंबर क्वेश्चन देखिए है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी होगा। आगे देखिए 61 का क्या होगा, तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। क्या 61 का ए है। 62 का आंसर का बात करें, 62 का आंसर क्या होगा, तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन से देखिए, साइंस का क्वेश्चन दिया हुआ है। एथेनॉल में डाई इथाइल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है, तो क्या होगा, एथेनॉल में डाई इथाइल ईथर का बनना किस अभिक्रिया पर आधारित है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, 63 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, निर्जलीकरण है। क्या है, निर्जलीकरण है। तो एल्कोहल में निर्जलीकरण से डाई इथाइल ईथर प्राप्त होता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 64 पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत संयोजी बंध है, बताइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन जो है वैद्युत संयोजी बंध है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, MgCl2 होगा। क्या होगा, MgCl2 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 पे कह रहा है कि एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन से गुण जो है ना, गुण भिन्न हो सकते हैं, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान संख्या। क्या है, द्रव्यमान संख्या होगा। तो कह रहा है एक तत्व के दो समस्थानिकों के कौन से गुण जो है ना भिन्न हो सकते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकता है। तो एक तत्व के दो समस्थानिकों के द्रव्यमान संख्या गुण भिन्न होता है, और किसी तत्व के वे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु संख्या समान होता है, जिसे द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। और हाइड्रोजन के तीन समस्थानिक कौन कौन है, पोट्रियम है, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन 66 पे कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉनों की गति को मंद कौन करता है, बताइए। तो 66 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, भारी जल। क्या होगा, भारी जल। नेक्स्ट कह रहा है किस हाइड्रोकार्बन के मध्य द्विबंध बनता है, बताइए क्या होगा। तो 67 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, CnH2n होगा। क्या होगा, CnH2n होगा। तो कह रहा है किस हाइड्रोकार्बन के मध्य द्विबंध बनता है, तो CnH2n होगा। नेक्स्ट कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है ना कि डोबेनाइरन तंत्रिक नियम दिया, क्या सही है, क्या होगा। तो आंसर का जो है अब कथन जो एक है ना, क्या है, तो बिल्कुल क्या है, तो क्या है, बिल्कुल सही है। क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है। आगे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि डोबेनाइरन ने विभिन्न गुणों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया, जिसमें प्रत्येक 3 तत्व होते थे। क्या है, ये बिल्कुल क्या है, तो गलत है। क्या है, क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। ठीक है ना। तो आंसर का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, केवल एक कथन क्या है, तो सही है। तो याद रखना डोबेनाइरन जो है ना त्रिक नियम दिए थे, इन्होंने समान गुण वाले 3 श्रेणी बनाई थी। कितना बनाया था, 3 श्रेणी बनाया था। ठीक है, याद रखिएगा। और इन्होंने तीन गुण वाले तत्वों का परमाणु भार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया, जिसे मध्यवर्ती तत्वों का परमाणु भार तथा अन्य दोनों तत्वों के परमाणु भार का औसत होता है। चलिए क्वेश्चन बनाइए 69 पे कर देखिए, कारण निम्नलिखित में से कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बताइए। इसमें कह रहा है रेडॉक्स अभिक्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है। 69 का राइट आंसर क्या होगा, 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, बी। 4 नंबर क्या है, AgNO3 + NaCl AgCl + Na-NO3। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका 4 बोल सकते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए 70 पे। क्वेश्चन बनाइए 70 पे, करानी में से किस में उपास्थि मौजूद नहीं होते हैं, बताइए। किस में जो है ना उपास्थि मौजूद नहीं होते हैं। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो है ना डी, ब्रिक में जो है ना उपास्थि मौजूद नहीं होता, लेकिन कंठ में होता है, नाक में होता है, कान में होता है। उपास्थि जो है ना मौजूद होता है कंठ, नाक, कान, ब्रिक में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 71 कह रहा है कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं के विपरीत युग्मों में से एक में से कौन सा है था, बताइए। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा, सी, बैगनी और सफ़ेद फूल होगा। क्या होगा, बैगनी और सफ़ेद फूल। तो याद रखेगा कि मेंडल द्वारा अध्ययन की गई विशेषताओं को विपरीत युग्मों में से एक जो है ना बैगनी और सफ़ेद फूल है। क्या है, बैगनी और सफ़ेद फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए 72 पे कह रहा है, 72 में क्वेश्चन कह रहा है कि भारत, क्वेश्चन 72 पे कह रहा है, देखिए कह रहा है कि भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, बताइए। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकमोहन रेखा। याद रखिए भारत और चीन के बीच रेखा पूछा तो मैकमोहन रेखा होगा, और डुरन रेखा बोलेगा तो भारत अफगानिस्तान के बीच होता है। क्या होता है, भारत अफगानिस्तान के बीच में डुरन रेखा होता है। याद रखिए रेड क्लिप बोलेगा तो इसके किन दो देश के बीच होता है, रेड क्लिप बोलेगा तो भारत पाकिस्तान। हाँ सर, रेड क्लिप बोलेगा तो भारत पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, रेड क्लिप बोलेगा तो भारत और पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। रेड क्लिप बोलेगा ना, भारत, रेड क्लिप बोलेगा ना, तो याद रखिए ना कि भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप बोलेगा तो किसके बीच है, तो भारत पाकिस्तान के बीच है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाइए 73 पे कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि अपवर्तन के आधार पे
ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, बताइए क्या होगा। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो 73 का सही उत्तर का ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में क्या होगा, सक्रिय ज्वालामुखी में, निष्क्रिय ज्वालामुखी में और विलुप्त ज्वालामुखी में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 74 पे करा कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो 74 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा सी। इसकी औसत ऊंचाई जो है ना 13 किलोमीटर है, क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है ना। तो इसकी ऊंचाई जो है ना 13 किलोमीटर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन आइए 75 पे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सी है, बताइए। तो 75 का सही उत्तर क्या होगा, 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। तो कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सा है, तो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर है। चलिए क्वेश्चन आइए 76 पे कह रहा है कि वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है, बताइए क्या होगा। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है, सोन परियोजना, क्या है, सोन परियोजना। तो कह रहा है कि वान सागर जलाशय किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है, तो सोन परियोजना है, ठीक है। तो वान सागर परियोजना सोन बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 77 पे कह रहा है नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है, बताइए। नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ पर स्थित है। तो 77 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, स्टॉकहोम है, क्या, स्टॉकहोम में स्थित है, ठीक है। चलिए इसको देखिए मिलान करना है, सूची 1 सूची 2 दिया हुआ है, इसमें एक में संस्थान दिया हुआ सूची 1 में, और सूची 2 में क्या है, तो अवस्थिति दिया हुआ है, कहाँ अवस्थित है। देखिए मिलाते हैं, बताइए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है, बताइए क्या होगा, नई दिल्ली में, कहाँ है, तो नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में होगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ है, तो नई दिल्ली में है। नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस कहाँ है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस बोलेगा तो पुणे में है, कहाँ है, पुणे में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स कहाँ है, हैदराबाद में, कहाँ है, हैदराबाद में है। और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो गुड़गांव में है, गुड़गांव में। तो याद रखिएगा ना कि महाराष्ट्र में कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी बोलेगा तो नई दिल्ली में, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस बोलेगा तो कहाँ होगा, पुणे में, और सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स बोलेगा तो कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में, और नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर बोलेगा तो गुड़गांव हो जाएगा, ठीक है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, 4132 होगा। चलिए क्वेश्चन 79 पे कह रहा है कि राज्यसभा में बिहार के कुल सीटों का प्रतिनिधित्व कितना है, बताइए। राज्यसभा में बिहार में कुल कितना सीट है भाई, तो 16 है ना, कितना है, तो 16 है, कितना है, 16। तो राज्यसभा में बिहार में के 16 सीटों का प्रतिनिधित्व है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रहिए 80 पे कह रहा है कि भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 जो है ना कहाँ प्रारंभ होगा, बताइए। शक्ति बोलेगा तो कहाँ प्रारंभ होगा, तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय में, कहाँ है, मेघालय में। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, बताइए क्या होगा। तो विशाखापट्टनम, किधर है, विशाखापट्टनम। तो कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो विशाखापट्टनम में। नेक्स्ट कह रहा है कि पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, संयुक्त अरब अमीरात, क्या है, तो संयुक्त अरब अमीरात है। तो कह रहा है कि पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है, तो संयुक्त अरब अमीरात किया है, यूएई किया है, कौन किया, यूएई किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आइए 83, क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि हाल ही में रज महोत्सव जो है ना कहाँ मनाया गया, तो रज महोत्सव कहाँ का है, उड़ीसा का है। नुआखाई रज महोत्सव कहाँ है, तो उड़ीसा का है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 84 पे कह रहा है आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया है, बताइए क्या होगा। कह रहा है कि आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा ग्लोबल हैकाथॉन लॉन्च किया है, ये लॉन्च किया है हैरबिंगर लॉन्च किया है, ठीक है, हैरबिंगर लॉन्च किया है। तो आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए ग्लोबल हैकाथॉन हैरबिंगर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है देखिए मैथ का क्वेश्चन है 83 का सही उत्तर क्या होगा, 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए 86 का आंसर क्या होगा, 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सी होगा। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन है, 87 का राइट आंसर क्या होगा, 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखिए 88 नंबर क्वेश्चन है, तो 88 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए भी रीजनिंग क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है ना कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द उसी प्रकार संबंधित है। तो देखिए पार्टिशियन बोलेगा तो बच्चे संबंधित है, और डर्मेटोलॉजिस्ट बोलेगा किससे संबंधित होगा, तो बताइए क्या होगा।
अस्थियाँ से होगा, पौधे से होगा, पैर से होगा, त्वचा से होगा, किससे होगा? ये जो क्या होगा, तो ये होगा त्वचा से होगा। क्या होगा? त्वचा से। नेक्स्ट देखिए, ये भी देखिए जो है ना एक तरह से रीडिंग क्वेश्चन है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, आगे देखिए, ये भी रीडिंग क्वेश्चन 91 नंबर, इसका सीटिंग अरेंजमेंट है। 91 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या 91 का डी होगा। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि टेस्टस टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो क्या होगा? तो 92 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो कह टेस्टस में कौन सा हार्मोन मुक्त किया जाता है? तो टेस्टोस्टेरोन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे करा, किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? बताइए क्या होगा? 93 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, थाइलोफाइटा। क्या होगा? थाइलोफाइटा। तो कह किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहते हैं? थाइलोफाइटा को आमतौर पर ना शैवाल कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे करा, किस तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्राशय के बीच संधि को क्या कहते हैं? इसको ना सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। तो किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्राशय के बीच संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे, क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? बताइए कौन है? क्या है? ऑर्थोपोडा है। क्या ऑर्थोपोडा है? ऑर्थोपोडा जो है जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है। ऑर्थोपोडा जो है संघ के प्राणी के देह गुहा हिमोसील कहलाती है, और इस संघ के प्राणी जो है ना एक लिंगी होते हैं। ऑर्थोपोडा क्या होता है? एक लिंगी होता है एवं निषेचन शरीर के अंदर होता है। और याद रखिएगा, तिलचट्टा, झींगा मछली, केकड़ा, खटमल, मक्खी, मच्छर, ये सब क्या है? ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। ठीक है, अच्छा बताइए, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताइए तो, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 13 होते हैं। क्या होते हैं? 13 होते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा मोलस्का संघ के प्राणी का उत्सर्जन वृक्कों द्वारा होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? बताइए क्या होगा? पैरेन्काइमा होता है। क्या है? पैरेन्काइमा। निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतरकोशीय क्षेत्र बड़ा होता है? पैरेन्काइमा। नेक्स्ट कह रहा है कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। तो कह रहा है कि पौधे में अपशिष्ट उत्पाद के रूप में ऑक्सीजन कब और कैसे उत्सर्जित होती है? तो दिन के समय प्रकाश संश्लेषण द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग करता है? बताइए क्या करता है? 98 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, फर्न करता है। कौन करता है? फर्न। तो फर्न में प्रजनन करने के लिए बीजाणुओं का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बीजाणुओं का जनन जो है लैंगिक जनन विधि होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे कह रहा है कि मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को कौन प्रदर्शित करते हैं? बताइए कौन करता है? ऑप्शन नंबर डी, विभाजितक वृद्धि। क्या विभाजितक वृद्धि है? तो कह रहा है मूल शीर्ष के लगातार विभाजित कोशिकाओं को कौन प्रदर्शित करता है? विभाजितक वृद्धि करता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 पे ये कह रहा है, पुष्प के किन जनन भागों में कोशिकाएं होती है? बताइए पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो 100 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, पुंकेसर और स्त्री केसर। क्या है? पुंकेसर और स्त्री केसर है। तो कह रहा है पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? तो पुंकेसर और स्त्री केसर में होता है। तो याद रखिएगा ना कि पुष्प के पुंकेसर मतलब स्टेम्स और स्त्री केसर मतलब पेटिल्स में जनन कोशिकाएं पाई जाती है, और पुष्प का मुख्य कार्य लिंगीय प्रजनन द्वारा फल तथा उसके अंदर बीज का निर्माण करना होता है। और पुष्पों में सर्वप्रथम परागन होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कराता है कि पुष्प के किन जनन भागों में जनन कोशिकाएं होती है? पुंकेसर तथा स्त्री केसर में होता है। तो क्वेश्चन ये जो है ना 100 तो क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया है। ये प्रैक्टिस सेट कितना नंबर था? प्रैक्टिस सेट नंबर 9 नंबर था। ठीक है, नोट तक कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके पहले का क्लास आप लोग नहीं देखें, जाके देख लीजिएगा। और इसका पीडीएफ आपको चाहिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ, तो लिंक पे क्लिक करके सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको जो है इस सेट का पूरा डिटेल पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और पहले का भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेट नंबर 10 के साथ। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद।